अस्सलाम वालेकुम। नाज़िक तलाफ़ी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे नून लीग जो है मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद रोकने के लिए हर मुमकिन रोड़े अटका रही है और इलेक्शन एक्ट में हालिया हमने देखा जो तरामीम की गई हैं उससे वाज़ेह दिखाई दे रहा है पार्लिमान और जबकि अदलिया के ख़िलाफ़ महाजराई जो है वो दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए मुजव्वज़ा तरामीम के मुताबिक इंतखाबी निशान अलॉट करने से कबल अगर कोई उम्मीदवार किसी सियासी जमात से वाबस्तगी के मुतालिक रिटर्निंग ऑफिसर के सामने बयान हल्फी जमा नहीं करवाता तो उसे आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर करवाया जाएगा। अगर कोई सियासी जमात मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा करवाने में नाकाम रहती है तो वो ये मुद्दत गुजर जाने के बाद मखसूस नशिस्तों के कोटे के लिए अहल नहीं होगी। इसी पर हम अपने पैनलिस्ट की राय भी जानेंगे। क्या वाकई इस कानून साजी से हुकूमत को फ़ायदा होगा या नहीं, इसी पर हम बात करेंगे। आदिल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। 2 हफ्ते होने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और हमने देखा कोई अमल दरामद नहीं हुआ उस पर, और ऐसे में हुकूमत जो है नई कानून साजी की जो है वो तैयारी कर रही है। क्या हुकूमत वाकई परेशानी से दो चार है और इतनी जल्दी किस बात की है हुकूमत को? देखें, हुकूमत इसमें अपनी तरफ से तो बड़ा स्मार्ट खेलने की कोशिश कर रही है। हुकूमत ये कह रही है कि ये जो बिल बिलाल अजहर कियानी साहब ने और मोहतरमा ज़ेब जाफर साहिबा ने मुतारिफ करवाया है, ये तो प्राइवेट मेंबर बिल है। आज भी काबीना के इजलास के हवाले से हुकूमती तर्जुमान ने कहा जी कि हमारे से क्या लेना देना, लेकिन कायमा कमेटी में वो सपोर्ट भी करते हैं। पीटीआई कहती है कि आप वजीर कानून साहब आप क्यों सपोर्ट करने आ जाते हैं। उन्होंने कहा जी बहसीयत वकील, बहसीयत कानूनदान, बहसीयत वजीर कानून अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं इसको सपोर्ट करूंगा। और फिर हुकूमत कहती है अच्छा जी वो तो इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद करना है, हमारा तो लेना देना ही कोई नहीं। लेकिन इस सारे मामले में असल में सारी गेम हुकूमत ही कर रही है और हुकूमत इसकी बेनिफिशरी है। और हुकूमत जो इसमें जो कुछ करना चाह रही है, आप ये देखें कि ये बिल आ गया और उस बिल में इंटेंशन भी बड़ी वाज़ेह है। यानी जो इसकी आखिरी क्लॉज जिसको अपडेट किया है कि कामयाब आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिले तनसीख होगी। और इसमें यह लिख भी दिया है कि ये अदालत आलिया या अदालत उज़्मा का जो कोई फैसला है उसका कोई फरमान है या कोई कानून है, अगर उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं इसके बावजूद जो है ये नाकाबिले तनसीख होगा। तो बुनियादी तौर पर इंटेंशन वाज़ेह हो के सामने आ गई कि हुकूमत ने फैसला कर लिया कि हमने इस फैसले पे अमल दरामद नहीं होने देना। अब ये मंडे को यानी आइंदा हफ्ते में ये मंजूर कर लिया जाएगा कौमी असम्बली से। तो ये पार्लिमान से मंजूरी के बाद बुनियादी तौर पे ये जो इलेक्शन कमीशन भी वक्त मांग रहा था और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की हुई है कि उसे समझ नहीं आ रही कि वो इस पे अमल दरामद कैसे करे। इतना सादा इलेक्शन कमीशन है जिसने उस वक्त बैरिस्टर गोहर जिसकी कोई हैसियत नहीं थी उस वक्त उनके सर्टिफिकेट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तस्लीम करने के बाद ये मान लिया, वो उन लोगों को नोटिफाई कर दिया, वेबसाइट पे लगा दिया। लेकिन अब जबकि उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन अभी तक एग्जिस्ट करते हैं उनको कलअदम करार नहीं दिया गया और वो कह रहे हैं जी पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं है, तो इंटेंशन वाज़ेह है। तो इसका मतलब ये है कि इंतजामिया और मुकन्नना जो है वो रियासत के सतून अदलिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी तो क्लेम करती है ना कि हमारे लोगों को उठाकर जो है वो दबाव डाला गया कि बयान हल्फी जमा करवाए जाए। देखिए ये किसका एक अलहदा, ये किसका एक इंतजामी पहलू है। असल मामला तो ये है कि ये इसका एक इंतजामी पहलू है और हुकूमत कह रही है आप बताएं, आप हमें सबूत दें, नाम दें, बताएं कैसे टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं। लेकिन इसकी जो चीजें एविडेंट है, जो सामने आ चुकी हैं, ये तो अब कोई ढकी छुपी बात रह नहीं गई कि ये बेसिकली अदालत उज़्मा के फैसले में रोड़े अटका रहे हैं लेकिन इनको कामयाबी कोई नहीं मिलनी। उसकी रीजन ये है कि ये कानून ले भी हैं, ये अल्टीमेटली जाना अदालतों में ही है। देखें आपके जो ट्राइब्यूनल्स के मामलात हैं ये सारे स्टे के ऊपर चल रहे हैं। जिस टाइम वो स्टे विकेट होने हैं, जिस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है जिस पे उसने एक स्टे दिया हुआ है, जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसमें ऑर्डिनेंस के मामला चैलेंज हुए हैं और जिसमें उन्होंने रोका हुआ है कि आप अभी ट्रायल लाइन 3 हल्कों को आगे लेके चलें, वैसे आप कार्रवाई करें, जिस टाइम ये स्टे विकेट होने हैं तो ये तो एक तूफान मच जाएगा। अगर हाजिर सर्विस जज साहिबान ये केसेस सुनते रहे तो उसके बाद ये जितने तहरीक इंसाफ हल्के लेके गई है, जिस तरह के फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन कभी वेबसाइट पे डालता है, कभी ताखीर से डालता है, कभी उनकी एक नई शक्ल सामने आती है, कटिंग्स जिस तरह की हैं जो दूसरी सियासी जमातों ने सबूत जमा कराए हैं,
تو یہ تمام حلقے اسٹے کے اوپر چل رہے ہیں. یہ اچانک ہی کوئی طوفان آ سکتا ہے اور یہ حکومت کا جو خدشہ ہے, یہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا, یہ بالکل درست ہے کہ اس وقت میں اس ٹائم فریم کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا جو خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں. وہ پتہ ہے انہیں بھی تشریح کیا ہے اس کی, لیکن یہ معاملات سٹے پہ چل رہے ہیں, یعنی حکومت خود اپنے آپ کو سٹے پہ چلوا رہی ہے. اگر اتنے صاف شفاف معاملات ہیں تو کیا ضرورت ہے یہ آرڈیننس لے کے آنے کی, کیا ضرورت ہے یہ قانون سازیاں کرنے کی, اور کیا ضرورت ہے یہ لکھنے کی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا بھی گیا ہے تو پھر بھی جی ایک دفعہ ممبر نے کہہ دیا بھائی سپریم کورٹ نے ایک معاملہ حل کر دیا, آپ اس کو مانے آگے بڑھیں. آپ اس طرح کے معاملات میں الجھ گئے ہیں, آپ اس کا مطلب ہے اب آپ نے تصادم کرنا ہے تو پھر کر لیں عدالتوں کے ساتھ تصادم, اس کا پھر نتیجہ آپ کو پتہ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی, جس طرح سے عادل صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں, اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے نئی قانون سازی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر جو ہے عمل درآمد جو ہے وہ روک پائے گی, اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی اس کی؟ دیکھیں بنیادی طور پہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جب تحریری فیصلہ آئے گا سنی اتحاد کونسل والے معاملے پر. پھر اس میں دو چیزیں جو میں سمجھتا ہوں, جو میری مختلف قانوندان سے بھی بات ہوئی, جو آئینی معاملات کو دیکھنے وہ بھی بات ہوئی, اور جو میں نقطہ اٹھا رہا ہوں مزید اس کی تشریح یا اس معاملے پر مزید جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے سعد اصول صاحب. یہ دیکھنا ہوگا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جن آئین کی شقوں کو آرٹیکلز کو بنیاد بنا کر وہ فیصلہ سنایا, کیا یہ الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم کرنے جا رہی ہے یا جو کر چکی ہے یا کرنے جا رہی ہے, یہ پیر کو ہو جائے گی, کیا وہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہو سکے گی؟ یہ بہت اہم ہے, کیونکہ اب آئین کے روح سے اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو آپ ایک قانون کے ذریعے تو نظر انداز نہیں کر سکتے. اس کا مطلب آئین جو بالا ہے وہ قانون سے تو آئین اوپر ہے, ایک قانونی ایک ایکٹ لا کر آپ آئین کو نظر انداز کر دیں, یہ بھی پوسیبل نہیں ہے. پھر دوسرا یہ دیکھنا ہوگا جب تحریری فیصلہ آئے گا اس میں مزید کلیئرٹی آ جائے گی, لیکن جو اب تک کا جو مؤثر فیصلہ اگر پڑھیں تو اس میں انہوں نے جو آئین کے آرٹیکلز کا سہارا لیا, پھر 187 کا انہوں نے کلیئر کیا, جو ماضی کی غلطیاں ہوئیں اس کی انہوں نے تصحیح کی, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کام کرنے والے تھے وہ نہیں کیے, جو متعلقہ ذمہ داروں کے کام کرنے والے تھے وہ نہیں کیے, وہ سب کو انہوں نے بیلنس کیا. انہوں نے کہا کہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں اس کی ہم نے صحیح کر کے درستگی کر کے آگے کو نکلنا ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ فیصلہ کیا آتا ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے 10 سے 12 دن کے اندر میکسیمم کوئی 2 ہفتوں کے اندر تحریری فیصلہ آ جائے گا, اور پھر اس میں دیکھا جائے گا, پھر اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ معاملہ لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلی جائے گی کہ اب تو یہ قانونی کچھ معاملات آگے, کچھ الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی وہ آ گیا, تو پھر یہ معاملہ آگے جو ہے مشکل ہوتا چلا جائے گا. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ قانون سے جو ترامیم کی گئی ہے الیکشن ایکٹ میں یا کوئی رولز ہیں وہ رد کیا جا سکے, لیکن آئین کی جو آئین کی شقوں کے جو مطابق فیصلے ہوئے ہیں وہ نظر انداز نہیں ہو سکتے. اب مقابلہ ہوگا, جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کس حد تک پھر حسن صاحب یہ تو پھر وہی بات آ گئی نا, سارے فیصلے جو ہیں اب سپریم کورٹ میں ہی ہوں گے. دیکھیں یہ معاملہ خود جو ہے حکومت کرنا چاہ رہی ہے. حکومت آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, الیکشن رکوانے سے لے کر الیکشن بچانے تک کا سفر کیا معاملہ نہیں کیے. جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی انہوں نے کون سی کسر چھوڑی ہے عدالتوں پہ جو ہے وہ چڑھائی کرنے کے لیے. پی ڈی ایم 1 کا دور تھا تو انہوں نے کہا کہ جسٹس عمر عطا بندیال وہ ایک فیصلہ کرتے تھے اسکول نوٹس کا, انہوں نے کہا نہیں 3 رکنی کمیٹی فیصلہ کرے گی, وہ بھی ہم نے دیکھا. اور پھر آپ بھاگتے پھر رہے کہ یہ 3 رکنی فیصلہ کر رہی, اب معاملہ کسی اور طرف جاتے دکھائی دے رہے, ان کے لیے پریشانی بن گئی. کون سے پھر ایک وقت تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف یہی مسلم لیگ نون کالے کوٹ پہن کے کس طرح پر جو ہے وہ سپریم کورٹ پر چڑھ دوری تھی. آج جو آپ دیکھ لیں کیا یہ مقابلہ کرنے پہ اتر آئی. بھائی آپ اپنا بیانیہ عوام کی جنگ ہار چکے, عوام میں بیانیہ آپ کا مسترد کر دیا, کارکردگی بیانیہ آپ کا مسترد کر دیا, پرفارمنس آپ کی کچھ رہی نہیں, کارکردگی دکھانے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکے. آپ نے ایف آئی اے کو استعمال کیا, نیب کو استعمال کیا, اربن روپے کے کیسز کے الزام لگے تھے وہ نظر انداز کیے, تمام تر معاملات کیے, لیکن جو حقائق پر مبنی چیزیں تھی, جو آئین کی بالادستی کے لیے یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تقاریریں کرتے ہیں اس کو نظر انداز کرتے ہیں یہاں پہنچ گئے. وہ مجھے ایک بات یاد آ رہی, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گلیاں ہو جان جو ہے سنجیاں وچکلی مسلم لیگ نون پھرے.
मुस्लिम लीग नून तो सिर्फ यही चाहती है कि बिल्कुल गलियां साफ हो, बीच में मुस्लिम लीग नून ही हो, दाएं बाएं उन्हीं के जो है वो खानदान हो, तमाम तर उन्हीं के अफराद हों और वही हुकूमत चलाए, इक्तदार उनके पास हो। सुप्रीम कोर्ट को वो कुछ समझते नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खुद वो डायरेक्शन देते हैं। मुबैना तौर पे ऐसा लगता है जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मामला लेके चलता है, ये मामला यहाँ खत्म नहीं होगा, ये मामला आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और ये खुद जो है ये अदालती जंग की तरफ दिखाई दे रहा है, पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और फिर क्या कहेंगे कि हमने पार्लियामेंट से ये कानून साजी करवा ली, पहले भी इन्होंने करवाई थी 26 जुलाई 2023 को और अब इन्होंने 27 जुलाई 2024 को ये मामला लेकर आ गए। उस वक्त इन्होंने की थी सेक्शन 230 में तरमीम की थी, उन्होंने इख्तियार दिए थे निगरान हुकूमत को और उन्होंने आपको बोला क्या कहा था, आपको याद होगा, उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि दिसंबर में कुछ ऐसे मुआहदे होने हैं जिससे पाकिस्तान में मामला बेहतर होंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, वो हुए, वो किस हद तक बेहतर हुई जो इन्होंने निगरान हुकूमत को इख्तियार दिए थे। फिर दूसरा इन्होंने जो बहुत अहम चीज रखी थी, इन्होंने कहा था कि मखसूस इन्होंने दो चीजें कही थी कि रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले से उन्होंने कहा था रात 2 बजे तक इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा कि जो रिजल्ट होंगे, और ताखीर की वो बाकायदा तहरीरी तौर पर बताएंगे कि ताखीर क्यों हुई। क्या हमने देखा कि जो तरमीम इलेक्शन एक्ट में की गई थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर अमल दरामद करवाया? पहली बात कि क्या 2 बजे के बाद किस हद तक रिजल्ट आए? रात को 4 बजे रिजल्ट आना शुरू हुए थे, 2 बजे का टाइम था, वो भी टाइम गुजर गया, कुछ 4 बजे आए, कोई 8 बजे जाके रिजल्ट आना शुरू हुए और कोई वजूहात अभी तक सामने नहीं आ सकी कि वो ताखीर क्यों हुए थे। जो पहले इन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरामीम करवाई थी उसके इस पर तो अमल दरामद नहीं हो सका, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दे दिया, जिनके फैसले पर हर सूरत अमल दरामद करना जरूरी है, आज उसको मद्देनजर रखते हुए उसको नजरअंदाज करने के लिए, उसको इनकारी से, उसको मानने से इनकार करते हुए ये पार्लियामेंट में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सोमवार तक कर लेंगे। तो ये डाका नहीं तो और क्या है। ठीक है, साथ साहब से पूछ रहे हैं। साथ साहब, जिस तरह से हसन साहब ये बात कर रहे हैं, इलेक्शन एक्ट में बार बार तरमीम जो है वो इलेक्शन को बचा लेंगी, क्या देखते हैं आप? देखिए, जब तारीख के अंदर पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल पीरियड के ऊपर, इस सियासी लम्हे के ऊपर जब तारीख लिखी जाएगी, जब लिखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त क्या कर रही थी, इलेक्शन कमीशन क्या कर रही थी, गवर्नमेंट क्या, पार्लियामेंट क्या कर रही थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर रही थी, और कैसे पाकिस्तान के अंदर एक आइनी बहरान के बाद दूसरा आइनी बहरान, उसके बाद तीसरा, कभी वो इलेक्शन डिले की बात हो रही थी 90 दिन से बाद की, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं माने जा रहे थे, फिर मुख्तलिफ़ किस्म की लिटिगेशंस होते होते जिसमें इलेक्टोरल सिंबल से लेके इलेक्शन के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात, और साथ ही साथ इलेक्शन के इर्द के अलावा भी मुख्तलिफ़ लीगल जो मसाइल इस वक्त हुकूमत को दरपेश हैं, ख्वाह वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो मुकदमे दर्ज किए हैं उनमें बरीयत हो या दीगर चीज़ें हों, जब भी तारीख़ लिखी जाएगी इस लम्हे की तो लिखा जाएगा, जब भी डिस्पैशनेट तारीख़ लिखी जाएगी तो लिखा जाएगा कि इस हुकूमत के कानूनी मशीरान ने इस हुकूमत के लिए सबसे ज़्यादा मसाइल पैदा किए। किसी और एंटिटी ने, ना अपोजिशन ने, ना सोशल मीडिया ने, ना दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, ना जुडिशरी ने, ना किसी और ने, किसी ने इस हुकूमत के लिए, इस हुकूमत के लिए जिसको जो शहबाज शरीफ साहब हेड करते हैं, इसके लिए किसी ने इतने मसाइल नहीं पैदा किए जितनी नाकिस कानूनी राय, नाकिस तो मुझे नहीं कहना चाहिए, बहुत बड़े सीनियर कानूनदान हैं, आई एम श्योर कि उन्होंने कुछ सोचा होगा, लेकिन क्या सोच के वो ये अमल करते हैं ये बात किसी पे किसी को वाज़ेह नहीं है। आपसे एक सवाल करना चाहूँगा साथ साहब, ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आईनी नुक्ते की तशरीह कर दी, अब ये कानून के जरिए उस आईनी नुक्ते की तशरीह हुए हुए, इस पे जरा आप क्लैरिटी दें कि ये हो सकता है, ये मुमकिन है? अगर आप मुझे 2 मिनट का वक्त देंगे तो मैं इसी पे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसको एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना ज़रूरी है जिसके बाद इसका एक नतीजा निकलेगा। कानूनी मशीरान ने जिस तरह के मशवरे पिछले 2-1 साल के अंदर रियासत को दिए, अदालत के सामने कॉन्फ्रंटेशन हुई,
उसका तो जब तारीख सही तरह लिखी जाएगी तो इसका एक ऐसा स्याबाब लिखा जाएगा कि लोग पढ़ के ये सीखेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर कैसे कानूनी मशवरे नहीं देने चाहिए, और उसमें शायद सबसे सरे फहरिस्त होगी ये वाली लेजिस्लेशन। दीगर भी बहुत सारे हैं जो भी लाहौर के शाहिद करीम साहब के फैसले को अंडू करने के लिए भी एक लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने प्रपोज की हुई है, लेकिन इस तरह के कानूनी मशवरे एक बेसिक प्रिंसिपल है जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक नहीं दो नहीं बीसियों जजमेंट के अंदर तहरीर शुदा है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सिंध बार एसोसिएशन से लेके उसके बाद मल्टीपल जजमेंट्स के अंदर उसको रीअफर्म किया, उसको यानी कि उसको मुस्बत किया। वो ये है कि जब आइन की किसी शिक की तशरीह कर दी जाए तो वो तशरीह आइन की उस शिक की के मुतरादिफ होगी, यानी कि उसके बराबर होगी। जब भी आइन की वो शिक पढ़ी जाएगी जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी हो, तो वो तशरीह उस आइन की शिक का हिस्सा पढ़ी जाएगी, उसी का मतलब पढ़ी जाएगी। ये पहला प्रिंसिपल है। जब सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की तशरीह कर दे तो कानून की उस शिक की तशरीह भी उस शिक का हिस्सा बन के पढ़ी जाएगी। ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट आइन की किसी शिक की तशरीह कर दे और वो एट पार हो उस शिक के साथ, हमारे आइन के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के नीचे, सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन के नीचे, तो उस आइन की शिक या तशरीह को आप नीचे की लेजिस्लेशन से, यानी कि इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करने से बदल नहीं सकते। इसके ऊपर बेतहाशा जजमेंट्स हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, भारत के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, कॉमनवेल्थ के दीगर ममालिक के अंदर, अमेरिका के अंदर इसके ऊपर जजमेंट्स मौजूद हैं। एक दूसरा बेसिक प्रिंसिपल है जो इस सारे पीरियड के अंदर वायलेट हो रहा है। प्रिंसिपल ये है कि हमेशा से सुप्रीम कोर्ट, हमारे कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हमेशा से एक बात के ऊपर हमारी अदालतें एम्फसाइज करती हैं, जोर डालती हैं, और वो ये है, प्रिंसिपल है अंग्रेजी का, कि मैलाफाइडी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द लेजिस्लेचर। यानी कि आप कानून साजी के ऊपर, जो पार्लिमान है उसकी कानून साजी के ऊपर बदनीयती का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ये नहीं कह सकते कि बदनीयती से कानून साजी हुई है। आप कह सकते हैं कि या ये आइन के मुताबिक है या आइन के ख़िलाफ़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैलाफाइडी है, कि बदनीयती पे मुनसर है। ये कॉमन लॉ में तमाम जमहूरी रियासतों का यही प्रिंसिपल रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी रहा है। लेकिन जिस तरह की लेजिस्लेशन ये हुकूमत कर रही है, एक नहीं एक से ज़्यादा की हैं, लगता ये है कि ये बेसिक प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन का कि लेजिस्लेशन, कानून साजी बदनीयती पे नहीं हो सकती, यानी कि एज्यूम किया जाएगा आइन के स्ट्रक्चर में कि पार्लिमान ने गुड फेथ के अंदर तमाम कानून साजी की, बदनीयती से नहीं की। ये एक आइन का ऐसा प्रिंसिपल है जो इतनी दफ़ा इस गवर्नमेंट के टेन्योर के अंदर अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर चैलेंज आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि बदनीयती के ऊपर कुछ पर्सन स्पेसिफिक, पार्टी स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस हो रही हैं, कि ये ना हो कि पाकिस्तान के आइन का ये बेसिक प्रिंसिपल कि पार्लियामान गुड फेथ में काम करती है, इस कानून के चैलेंज के अंदर इस प्रिंसिपल से भी हम हाथ धो बैठें और अदालतों को हर लेजिस्लेशन चेक करनी पड़े कि क्या ये वाकई लोगों के बेनिफिट में है या बदनीयती के ऊपर मुनस्सर एक लेजिस्लेशन की। बिल्कुल साहब, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसको चैलेंज करने जा रही है, तो क्या देख रहे हैं इसका फायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, हमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के बताए गए प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए इसके ऊपर स्पेकुलेट तो हम नहीं कर सकते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या चैलेंज होगा, और अगर चैलेंज हो गया तो अदालत किस तरह का फैसला देगी, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जिस तरह की कानून साजी की गई है, यानी कि इलेक्शन एक्ट की तरमीम को इलेक्शन एक्ट की तरमीम के थ्रू आइन की मंशा जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है उसको अंडू करने की कोशिश की गई है, इसकी नज़ीर पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में नहीं मिलती है। ठीक है साहब, आपका पॉइंट आ चुका है जी। माज़िद साहब, मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है, तो नाज़रीन यहाँ पर शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे एक तरफ जहां आईपीपीज़ को अरबों खरबों की अदायगियों पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट ने फॉरेंसिक ऑडिट का फैसला कर लिया है। और ऐसे में जबकि चेयरमैन नापरा वसीम मुख्तार ने इंकशाफ किया है कि माजी में जज्बात में ओवर कैपेसिटी में चले गए, उन्होंने फिर ये भी एतराफ़ किया है कि गलती सबसे हुई है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाते हुए दिखाई दे रहा है। और ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी काबीना इजलास में उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली सस्ती करने के अलावा हमारे पास और कोई भी हल नहीं। उन्होंने मज़ीद क्या गुफ्तगू किया, पहले वो देख लेते हैं। अदिल, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से आपने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू सुनी है और बार बार वो क्यों नवाज दौर के आईपीपीज़ मुआहिदों का क्यों वो दिफा कर रहे हैं, जबकि कुछ बाज़ माहिरीन की जानिब से ये भी कहा जाता है कि 2015 में जो आईपीपीज़ मुआहिदे लगाए गए उसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। देखें, हमने इससे पहले इसी प्रोग्राम में वो कोल पावर प्लांट्स की खबर दी ना, जो इंतहाई महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं बैरून मुल्क से, चूंकि हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्टेड कोयला 3 प्लांट्स हैं। लेकिन हम आज उनकी बात करेंगे जो 4 प्लांट्स हैं। 2 प्लांट्स हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत और 2 हुकूमत पंजाब की मलकियत। यानी जब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, जिसका ये प्राइड ले रहे हैं कि उस वक्त ही हमने सस्ते बिजली घर लगाए, ये मेरिट लिस्ट है जी, ये मेरे पास मेरिट लिस्ट है, अभी हालिया मेरिट लिस्ट है जो NTDC की वेबसाइट पर मौजूद है। उसमें मेरिट लिस्ट में पहले 20 सस्ते पावर प्लांट्स में, ये जिन पावर प्लांट्स का कह रहे हैं ना कि हमने बहुत सस्ते पावर प्लांट लगाए, थर्मल के पावर प्लांट्स में पहले 20 में इनका नाम ही नहीं है। और वफाकी हुकूमत के जो 2 पावर प्लांट्स हैं, हवेली बहादुर शाह और बल्लो की, ये 23 से 24 रुपए फी यूनिट पैदा कर रहे हैं। जबकि इसी मेरिट लिस्ट के अंदर जो प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं, प्राइवेट आईपीपीज जो हैं, इस मेरिट लिस्ट जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, उसमें वो 3 से 5 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं। और हुकूमत पंजाब, जब ये सीएम साहब थे वहां पर, हुकूमत पंजाब के बिक्की और पंजाब थर्मल पावर जो प्लांट्स हैं, ये 24 रुपए फी यूनिट पैदा कर रहे हैं। और जो नंदीपुर है सरकार का पावर प्लांट, चलें वो तो इन्होंने नहीं लगाया, लेकिन वो भी इस वक्त 30 रुपए यूनिट बिजली पैदा कर रहा है। लेकिन ये प्लांट्स, अगर इनकी मैं कैपेसिटी पेमेंट की बात करूं, तो सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स ने 142 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट एक साल में ली है। ये जिनका बहुत ज्यादा, जिन पे ये फख्र से कह रहे हैं कि हमने बहुत सस्ते पावर प्लांट लगाए, फिर कैपेसिटी पेमेंट शामिल करें तो इन 2 हुकूमतें पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान के जो RLNG पावर प्लांट्स हैं, इनमें बिजली 30 रुपए से 42 रुपए फी यूनिट पैदा कर रहे हैं। इसके मुकाबले में जो निजी बिजली घर हैं वो 3 से 5 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं। और ये जो थर्मल के यानी फर्नेस ऑयल, कोयले और LNG से पावर प्लांट बिजली पैदा करने वाली ये जो मेरिट लिस्ट है, इसमें आपको सस्ते पावर प्लांट्स में हैरानी होती है। यानी जिनमें आपने कर्जे लेकर अरबों रुपए लगाकर आप जो हर साल कैपेसिटी पेमेंट अरबों रुपया, सिर्फ 150 अरब रुपया तो इन पावर प्लांट्स की बन जाती है। बिल्कुल आपका पॉइंट आ चुका है। हसन साहब से ये पूछ लेते हैं, बिल्कुल पावर प्लांट जी। हसन साहब, जिस तरह से अदिल साहब ये बता रहे थे और मामला जो है आईपीपीज़ का, वो तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर किसके लिए क्या मुश्किलात होंगी? देखिए, 2 चीज़ें मैं आपके सामने रखूं। एक तो अभी ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से हुकूमत ने अपने पावर प्लांट बनाए, आईपीपीज बनाई, और अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब खुद इस बात को तस्लीम कर रहे थे। अगर आप चले जाएं तो एक बयान में आपको याद कराना चाहूँगा, ख्वाजा असर साहब फरमा रहे थे कि आइनी ब्रेक डाउन की तरफ उन्होंने इशारा किया। तो ये आइनी ब्रेक डाउन नहीं है कि आइन के मुताबिक आपने अवाम को सहूलियात देनी है, वहाँ पर तो कोई होता दिखाई नहीं दे रहा, आपने तो तबाह बर्बाद करके रख दिया अवाम को। और एक तरफ ये बात करें, दूसरी तरफ जिससे भी आप सवाल कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो क्या होगा। मेरी वफाकी हुकूमत में कुछ अफराद से बातचीत हो रही थी, वजारत तवानाई से भी कुछ बातचीत हुई, तो उनका ये कहना है कि इजलास में ये मामला सामने आया कि अगर गौहर एजाज साहब ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेके चले गए, जो उन्होंने ऐलान कर रखा है, तो फिर क्या होगा। तो उसमें एक शख्स ने कहा तो फिर तो कच्चा चट्टा सब खुल जाएगा, कुछ आईपीपीज भाग जाएंगे। तो वहां पर एक हुकूमती शख्सियत थी, तो उन्होंने ये दावा किया कि हमें उनका जो है अदालत में जाके उनको उनका मामला लेकर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़ा होना चाहिए। हम ये मुआहदे खत्म नहीं कर सकते, ये मुआहदे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा हमें उनका दिफा करना है। हाँ, वो मुआहदे जो चाइनीज हैं, जो गैर दीगर ममालिक के साथ हुए, उसके वाले से हमें बंद कमरे में ब्रीफिंग होनी चाहिए, अदालत को बताएंगे कि ये मजबूरियां हैं, ये हम नहीं कर सकते। तो वहां पर ये मामला हुए, तो एक बंदे ने तो ये कहा कि हमने तो तजवीज़ दी है
کہ آئی پی پی نے بہت پیسے کما لیے, اب یہ معاملہ ہمیں روکنا چاہیے, اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جاتے ہیں تو یہ میں آپ کو بالکل مصدقہ خبر دے رہا ہوں, تو وہاں پر ایک شخص نے کہا کہ پھر یہ سارا معاملہ میں لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ معاہدے ہوئے, کہاں پہ گڑبڑ گھوٹالہ ہے, کس طریقے سے اربوں روپے کی بندر بانٹ ہوتی ہے. ایک تو یہ معاملہ میں آپ کے سامنے رکھوں. دوسرا, آپ نے ایک نوٹ کیا کہ جب پی ایس ڈی پی کا معاملہ آیا ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے 1400-1500 ارب روپے رکھا جا رہا ہے, 980 ارب روپے سے اٹھا کے آپ نے اتنا فنڈ لے کر چلے گئے, تو کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے 13 بار یہ معاملہ اجلاس بلائے, دھمکیاں دی, اجلاس ہو رہے ہیں, بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے, پریزیڈنٹ آفس کچھ لوگ جا رہے ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ آ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, میٹنگز ہو رہی ہے, کاغذ کھول رہے ہیں, ہم دھمکی دے رہے ہیں, ہم اتحادی سے نہیں رہیں گے, ہم فلاں نہیں ہوں گے, یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. مسلم لیگ نون اپنے بیانات دے رہے ہیں کہ ہمیں دے رہا ہے, ایم کیو ایم آ رہی ہے کہ نہیں ہمارا حصہ یہ ہوگا, ہمارے اتنے اربوں روپے کے فنڈ ملیں گے. کبھی آپ نے سوچا کہ انہوں نے بجلی کے معاملات پر بات چیت پارلیمنٹ میں کی ہو, اس کو سنجیدگی سے لیا ہو, اس کے لیے بھاگدار کی ہو؟ کوئی معاملہ نہیں کرتا. دیکھیں پی ایس ڈی پی کے لیے آپ نے 1500 ارب روپے رکھ دیے, بجلی کیسے کم ہو سکتی؟ میں مستقل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی حسن صاحب, میرے پاس وقت کم ہے, معذرت, مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے, تو ناظرین یہاں پہ ہم شامل کریں گے ایک چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اگر آئی پی پیز کا معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں, آئی پی پیز معاہدوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے سپریم کورٹ میں جب جائے گا تو اس کو تفصیلی طور پہ تو دیکھا جائے گا, اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں, لیکن جس طرح میں نے پچھلے سیگمنٹ میں کہا کہ یہ کہنا حتمی طور پہ تو ناممکن ہے, نہ ہی ہمیں اسپیکولیٹ کرنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہوگا. اس بات کو ہم حتمی طور پہ کر سکتے ہیں کہ جب یہ میٹر سپریم کورٹ میں اگر گیا تو اس کو بڑی تفصیلی طور پہ ان کے کاغذات بھی دیکھے جائیں گے اور ان لوگوں کو بھی دیکھا جائے گا جنہوں نے یہ معاہدے سائن کیے. لیکن میں ایک جملہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کسی نے اگر شہباز شریف صاحب کے بارے میں یا ان کے خاندان کے بارے میں سچ سے ہلکا سا 1% بھی باہر گئے ہوتے تو ایک کوہرام اٹھا دیا ہوتا. اب شہباز شریف صاحب کا جو آپ نے بیان بتایا اس سے پہلے کہ نواز شریف صاحب نے سب سے سستے معاہدے لگائے اور عدیل صاحب نے آپ کو ڈیٹا سے بتا دیا کہ وہ نہیں ہیں, کوئی سچ بولنے کی عادت ڈالے حکومت, اتنا جھوٹ. آپ کوئی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, لوگوں کو یقین نہیں آ رہا, لوگ واپس جا کے ڈیٹا چیک کر رہے ہیں, وہ پھر سچ نہیں نکل رہی. ٹھیک ہے, عوام کو یقین نہیں آ رہا, بالکل. اب عوام کو تو صرف ریلیف سے لینا دینا. بالکل صاحب آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی جو ہے پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, تو مجھے اجازت دیجیے, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.